हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हम पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले 15 सालों के क्वेश्चन करने हमने स्टार्ट कर दिए थे। आज लास्ट लेक्चर होना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पर, चैप्टर वाइंड अप। उसके बाद बेटा एक टेस्ट की तैयारी रखो तुम। ठीक है जी, मंडे ही करो, मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट मंडे को करते हैं। संडे कर लो, सैटरडे कर लो, मंडे ठीक है तुम्हें तो। ट्यूसडे, मंडे को कैसा? चलो ट्यूसडे करो। ट्यूसडे को इसका टेस्ट है कंफर्म, ठीक है। और वेडनेसडे करो अकाउंट्स का। ठीक है जी, वेडनेसडे अकाउंट्स का टेस्ट है, बचा हुआ जितना भी टॉपिक था। ठीक है, मैंने अब तो पूरे चैप्टर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा बचा हुआ टॉपिक था। ठीक है, पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तक दिया था, अब सब टॉपिक आएंगे। ऑब्वियसली पास एडजस्टमेंट और गारंटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन 4। हाँ बिल्कुल समझाते हैं जी। बेटा, मैंने ना कल बहुत सारे रेवेन्यू सिस्टम की बात की थी। 3 सिस्टम की हमने बात करी हुई है। एक सिस्टम था बेटा रूटवारी सिस्टम, एक था महलवारी सिस्टम और एक था जमींदारी सिस्टम। देखो हमारे पास ना चैप्टर में बार बार नाम यही आया है, तो हमें इसका आइडिया अच्छे से, इन दोनों का आइडिया नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी यही है, जमींदारी सिस्टम क्या है? जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी जमींदार की है। ठीक है ना, जमींदारी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता था, पर अगर वो एक स्पेसिफाइड डेट पर जमा नहीं कर पाता था तो उसके ऑनरशिप राइट खत्म हो जाते थे। यही था जमींदारी सिस्टम। बेटा, रोडवारी सिस्टम क्या है? जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी अल्टीमेटर कल्टीवेटर की है, या कह लो बेटा फार्मर की है। यहाँ कोई जमींदार की जिम्मेदारी नहीं है। और महलवारी सिस्टम क्या था? जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी चाहे कह लो जमींदार की है, चाहे कह लो फार्मर की है। दोनों इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ज्वाइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है। अकेले अकेले भी जिम्मेदार है और मिलाकर भी जिम्मेदार। ठीक है जी, चाहे आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली कर दो, जमींदार को जमा करना चाहते हो जमींदार करना चाहते हैं वैसे कर दो, सब कुछ बिल्कुल ओके। ये था बेटा सिस्टम। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो जी पुत्र, बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन में अब हम 3 मार्क क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑल्दो इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। व्हेन वाज द सुएज कैनाल ओपन, स्टेट इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बेटा ओपन 1869 में हुआ था। देख लो, कल इन्होंने 1868 लिखा हुआ था एक ऑप्शन में। ठीक है जी, आज 1869 खुद से ही लिख दिया। और बेटा इम्पैक्ट इम्पैक्ट भी पूछा इंडियन इकोनॉमी पे, क्या पढ़ा? सर मैंने तो स्विस कैनाल का वो डायग्राम दिखाया था, कहाँ 800 किलोमीटर था और कहाँ वो रिड्यूस होके 11,000 समथिंग किलोमीटर बचा था। बेटा एक बार ये इम्पैक्ट पढ़ना, ये बात सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गई थी, इंडियन मार्केट को एक्सेस करना और आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। इसी वजह से मोनोपोली कंट्रोल जो था वो और बढ़ता चला जा रहा था। यही सब हो रहा था, यही इम्पैक्ट थे। ठीक है ना जी, पढ़ने पे भी यही पता लगा होगा, पहले भी यही पता था। आगे बढ़ते हैं जी। बेटा कहता है एक्सप्लेन हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेटा रेलवे ने कैसे इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल दिया? याद है बेटा, जब मैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तब मैंने रेलवे से रिलेटेड एक बात आई थी। मैंने कहा था मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जब मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक कर दिए थे रेलवे ने। पॉइंट पढ़ा था मेरे साथ साथ ही पढ़ा था आपने? एक पॉइंट तो ये लिखूंगा। और क्या किया था इसने? कमर्शलाइजेशन कर दिया था बहुत ज्यादा, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी विलेज इकोनॉमी की थ्रेटन हो रही थी। याद है, ये पॉइंट भी पढ़ा था आपने मेरे साथ साथ। अब वो 2 बातें तो यही लिखोगे, तीसरी बात और ऐड ऑन कर देना बेटा। जहां कहीं भी बेटा जो भी एरियाज अफेक्टेड थे ना फेमिन से, कहीं बाढ़ आ जाती थी, उस दौरान ना बाढ़ बहुत आई है बेटा इंडिया में। जो भी बेटा फेमिन अफेक्टेड एरियाज थे वहां पर ना बेटा गुड्स सप्लाई करना बहुत आसान हो गया था ड्यू टू रेलवे। ठीक है जी, 3 बातें लिखनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? ठीक है जी, बड़े आगे मैंने तीनों बातें बता दी। अच्छा एक बात बताओ,
अगर कल को एक 6 मार्क क्वेश्चन आ जाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछे रेलवे के और नेगेटिव पूछे तो कैसे लिखोगे? इसी में से बनेगा सब कुछ, मैं ये भी बता देता हूँ। पॉजिटिव पूछे नेगेटिव पूछे कैसे लिखोगे बेटा? पॉजिटिव में ये लिखोगे लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक हो गया। आप वहां पे लिखोगे कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का इसकी वजह से। ये मत बताना कि विलेज इकोनॉमी थ्रेटन होगी, ये पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ ना अभी, ठीक है ना? कमर्शियलाइजेशन लिख देना। तीसरा यही लिख देना कि फैमिन अफेक्टेड एरिया में बेटा कुछ सप्लाई करना आसान हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। 3 बातें लिख दी। जब नेगेटिव लिखोगे तो वहां पर यही लिखोगे कि कमर्शियलाइजेशन की वजह से विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी थ्रेटन होगी। और दूसरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली बात कि रेलवे की वजह से एक्सपोर्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया। रेलवे का यूज करके आप पोर्ट्स तक आसानी से सामान पहुंचा पाते थे, रॉ मटेरियल। और ऐसे ही बेटा जब इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स तो रेलवे के थ्रू आप इंटीरियर्स तक पहुंचा पाते थे। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो गए, यानी कि जो स्ट्रक्चर वाली बात है वही 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है अल्टीमेटली, और 1 नेगेटिव में। 4 पॉइंट तो यहीं से बन जाते हैं। और 2 नेगेटिव और वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली बात हमेशा ध्यान रखती है, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में उसका जिक्र है। क्लियर है बात? समझ आई? पढ़ें एक बार या छोड़ दूं? पढ़ना है तो बताओ। पढ़ना है? पढ़ना, चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो फटाफट से। ठीक है, समझ आएगा? तीनों पॉइंट वही है जो मैंने बोले। आगे बढ़ते हैं। एन्यूमरेट द मेन रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 होगा, कौन सी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हो? डेथ रेट 48 पर 1000 होगा, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल है, ठीक है ना? छोटी छोटी डिजीज डेडली डिजीज है, फैमिन इतनी फ्रीक्वेंट है कि सोच नहीं सकते। इतना सब कुछ चल रहा था, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होता? सब बहुत कम था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इन्होंने भी लगभग वही बात लिखी कि डेथ रेट ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, फेमिन्स बड़ी फ्रीक्वेंट है, और कुछ नहीं। ठीक है बाबू, कहते हैं द डाउनफॉल ऑफ द किंग्स ऑफ इंडिया लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डू यू एग्री? यस, वी आर टोटली एग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों ऐसा, क्यों एग्री है? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा है, जो बेटा किंग्स थे, सम्राट्स थे, एम्परर्स थे, दे प्रोवाइड पेट्रोनेज टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। वो बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, उन्हीं को शौक था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का। और बेटा उन्हीं का चला जाना या बिगिन हो जाना ब्रिटिश रूल का, बिगिन ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब क्या था? एंड ऑफ किंग्स एम्परर्स, इनके कल्चर का खत्म हो जाना। और अगर इनका एंड हो गया था, उसी का मतलब था बेटा हैंडीक्राफ्ट का डिके हो जाना। ब्रिटिशर्स तो नहीं हमें हमारे हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रहे थे, वो तो किंग्स ही कर रहे थे ना। बढ़िया आगे चलो बेटा। 9th 1 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बेटा आप क्या समझते हो इंडियन वेल्थ ड्रेन हो गई? हमने बहुत सारी बातें कल भी पढ़ी थी ऐसी। मैंने ब्रिटिश रूल के नेगेटिव इम्पैक्ट जब बताए थे ना, तब भी हमने बात करी थी, और 5 रीजन हमने मिलकर डिसाइड करे थे। एक दो मैंने बताए थे, एक दो आपने बताए थे, उससे वहां से ही उठा लो बेटा कैसे इंडियन वेल्थ ड्रेन हो गई। बिल्कुल सर, याद है ना मैंने एक बात करी थी कि एक स्टैट बोलता है, लगभग एक अंदाजा है कि $1 ट्रिलियन लूट कर गए हैं वो। $1 ट्रिलियन उस टाइम पर, उस टाइम के $1 ट्रिलियन 200 साल पहले, 300 साल पहले लगभग। यार $1 ट्रिलियन क्या वर्थ होती है आज, 300 साल पहले के। और जेम्स और ज्वेल्स अलग, जिसमें कोहिनूर जैसी भी चीज है। ठीक है जी, ड्रेन हुई वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर, आप में से किसी ने कल बोला था। ठीक है जी, बोला था आपने, एक्सपोर्ट कर दिए सारे रॉ मटेरियल, आप में से किसी ने बोला था। तो सर हो गई ड्रेन। जितना इंडिया का पैसा था उसका इस्तेमाल किया गया वॉर लड़ने में, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने में। बस इन सारे पॉइंट से क्लियर हो गया कि इंडियन वेल्थ खत्म हो गई, आपने खत्म करी। ठीक है जी,
बढ़िया आगे। चलो जी, मैंने बेटा कल भी बोला था फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ना, जब ये बुक पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं पढ़ा हमने, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, और जब ये कर लोगे तो पता लगेगा सब कुछ कर लिया हमने। बनाओ सीबीएसई कहाँ से बनाते हो, चप्पा चप्पा कवर होगा, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर हो चुका होगा। बोल देना सीबीएसई को पहले चैप्टर में जहां से क्वेश्चन बना सकते हैं बना दो, इसके बाद बचेगा कुछ नहीं। ठीक है जी, 15 साल के पेपर करने का यही फायदा है, इसके बाद कुछ है ही नहीं ऐसा। पहले चैप्टर में समझ लेना पैक हो गया चैप्टर। बेटा कहते हैं विच ईयर इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकंड डिसाइसिव स्टेज। बेटा 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से फेमस है, और वो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन से हम सेकंड स्टेज में आ गए। फर्स्ट स्टेज क्या थी बेटा, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। 1921 में हम कहाँ पहुंच गए, ऐसा माना जाता है वहां पहुंच गए हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट पे। उसके बाद बेटा डेथ रेट इंडिया में बढ़ा नहीं है, और इंडिया की पॉपुलेशन भी कभी गिरी नहीं है। वही तो ईयर है, ग्रेट डिवाइड है। सिंपल क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं आगे। बेटा 11th one indicate the volume and direction of trade at the time of independence। ऑल्दो हमने तो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है बेटा वॉल्यूम और डायरेक्शन की बात, फिर भी एक बार अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 50% से ज्यादा ट्रेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन था, बाकी कुछ साइलोन पर्शिया, मतलब वो जो श्रीलंका का दूसरा नाम और ईरान का दूसरा नाम, यही सब कुछ था। एक बार फटाफट से पढ़ दो, स्पीड बढ़ाओ। हैव डन, ठीक है, पढ़ाई बाय, आगे बढ़ते हैं जी। बेटा कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेस बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। बेटा हमने ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 4 पॉइंट लिखे हैं कि इन्होंने रेलवे डेवलप किया, रोड्स डेवलप करी, पोर्ट्स डेवलप करे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप करे। वो ये कह रहे हैं ऑक्यूपेशन, सॉरी वो कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी डेवलपमेंट हुई, आपको क्या लगता है कौन से दो इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे ब्रिटिशर्स के। बेटा एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया को लूटना तो था ही था, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है जी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो लिख ही लोगे भाई, वो वही सारी बातें हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जो शुरू की 3 बातें। क्यों डेवलप करी बेटा रेलवे, ताकि गुड्स को इंटीरियर तक पहुंचाया जा सके। रोड्स क्यों डेवलप करी, ताकि आसानी से गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा सके पोर्ट्स तक। पोर्ट क्यों डेवलप करे, एक्सपोर्ट किया जा सके, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इंपोर्ट किया जा सके। ये सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही तो है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से क्या मतलब है बेटा, उनको लग रहा था अगर पोस्ट और टेलीग्राफ डेवलप नहीं करेंगे या रोड्स रेलवेज अच्छा नहीं करेंगे तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाएंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अपना अचीव कर रहे थे इससे। बस यही लिखा हुआ है, और कुछ है ही नहीं खास की बात। ठीक है, बढ़िया आगे। चलो जी, पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़वा दूं, पर मैं ऐसा भी नहीं चाहता आज का दिन भी निकल जाए। बेटा सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली एनी टू फीचर ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट है बेटा, हर चीज नहीं पढ़ सकते और हर चीज रट भी नहीं सकते इनकी लैंग्वेज में। ठीक है जी, जो चीजें नोट्स में ऑलरेडी हैं तो बेटा मैंने यही लिखा है रेफर नोट्स। ठीक है जी, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, पता है 2 फीचर, हमने 3 ही पढ़े। आगे बढ़ते हैं जी। बेटा मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करनी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कर लेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है ना जी, वो याद होगा कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स इंडियन और फॉरेनर ने ऑपरेट करी। ठीक है ना जी, गुजरात और महाराष्ट्र में हमने, बंगाल में उन्होंने, वो सब कुछ ठीक है, याद आ जाएगा आपको। बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा हुआ है सब, एक्सपोर्ट कर रहे थे, किन किन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे थे, किस किस फिनिश गुड्स को, वो सब पढ़ा हुआ है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दो 5-10 मिनट के लिए, आखिरी में देखना है। बेटा व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय ब्रिटिश इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। याद है ये बात मैंने पढ़वाई थी इस बार, मैंने कहा था पेपर में इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है।
कि जो आप सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री सेटअप ही ना होने देना। ये जो आप ब्रिटिशर्स यही तो कर रहे थे इंडिया में, कि इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने दे रहे थे, थोड़ा स्मार्टली काम कर रहे थे। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? वही दो मोटिव है, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाकर रखना रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बनाकर रखना फिनिश गुड्स का। दोनों हेडिंग डालना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड पढ़ा ही है यार, तीनों पॉइंट पढ़ रखे हैं। बढ़ जाएंगे आगे बाबू। नेक्स्ट वन, अब 6 मार्क क्वेश्चन पर आ गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, नोट्स। ठीक है, हर चीज नहीं पढ़वाई जा सकती बाबू। स्टेट ऑफ इंफ्रा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन हो जाएगा। What were the negative impact of British rule in India? मैंने लिख दिया था सेल्फ, क्योंकि कल मैंने थोड़े से डिस्कस कर दिए थे। क्या थे नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल के? मैंने कहा था एक दो मैं बता रहा हूँ। पार्टीशन मैंने बताया था, सबसे आखिरी इम्पैक्ट तो लिखना, पार्टीशन किया सबसे खराब था। ठीक है, और वो अभी बात करी हमने, इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन कर दी आपने इंडिया की सारी। वो कोहिनूर, वो ट्रिलियन डॉलर लूटना, वो जेम्स, वो ज्वेल्स, वो सारी बात। दो बातें तो मैंने बताई थी, एक दो किसी ने कल बताई थी कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करें। ठीक है जी, और हाँ, इंडिया के सारे रॉ मटेरियल को आपने एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया। मैंने एक और बात भी करी थी बेटा, माइनिंग साइट्स में काम कराते थे आप। माइनिंग पे बहुत जोर था ब्रिटिशर्स का, कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में सब खा जाओ, अभी मौका है बस। तो बहुत माइनिंग पे ध्यान देते थे, एक्सट्रैक्शन करते रहते थे नेचुरल रिसोर्सेज का, इंडियंस से काम कराते थे माइनिंग साइट्स में, और एट मिनिमम लेवल, मिनिमम वेजेस ऑफर करना। ठीक है जी, और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है कुछ नहीं, उन्होंने बेटा डेंजरस साइट पे काम करा विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स। तो ये सब कुछ उन्होंने किया, ये सब नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अगर सिर्फ हेडिंग की बात है, अच्छा जो एक आध बात मुझे पढ़ानी है वो मैं पढ़ा देता हूँ। यूज ऑफ ब्रिटिश कैपिटल टू एक्सप्लॉइट कंट्रीज रिसोर्सेस, एक मिनट पढ़ना थोड़ा सा पोर्शन, 2 लाइनें ही होंगी ये, पढ़ना बेटा 2 लाइनें। पढ़ा आपने बाबू। उसके बाद अगर मैं कुछ पढ़वाना चाहता हूं तो इकोनॉमिक ड्रेन, ये पढ़ना। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये तो पता ही है। चलो, द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, डू यू एग्री? मैंने फिर लिख दिया था सेल्फ, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पता है ना, पॉजिटिव तीनों वो, लार्ज डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस, कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर ब्रेक हो गए, और कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, और फैमिन अफेक्टेड एरिया में गुड्स की सप्लाई करना थोड़ा सा क्या नेगेटिव। बेटा कमर्शलाइजेशन से क्या हुआ? विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी थ्रेटन हो गई। ठीक है जी, और बाबू वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला पॉइंट, तीन तीन पॉइंट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, बहुत है। ठीक है जी, यही तीन तीन पॉइंट इन्होंने भी मेंशन किए हुए। आगे बढ़ो जी। Why did the Britishers developed the railway in India? ब्रिटिशर्स ने रेलवे क्यों डेवलप करी इंडिया में? मेरी तरफ देखना सर, मुझे पक्का पता है ये बात सब कोई बोल देता, कमर्शियल इंटरेस्ट, हर कोई बोल देता कमर्शियल इंटरेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कमर्शियल इंटरेस्ट का मतलब तो समझ ही रहे हैं ना? ठीक है ना, पैसा कमाने उनका उद्देश्य था भैया, और उनका ये इंटरेस्ट अचीव होना था रेलवे से। और क्या है बचा? देखिए, अब कोई पेज नहीं पलटेगा बेटा, सिर्फ सामने देखो मेरी तरफ, और क्या बचे बेटा? हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हेडिंग डालना। देखो उनको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की बात बोली है, सिर्फ सिर्फ 5 से 7 मिनट पहले, उनको लगता था कि अगर वो रेलवे डेवलप नहीं करेंगे ना बेटा,
तो शायद वो लंबे टाइम तक राज भी नहीं कर पाएंगे इंडिया तक। ये भी वजह थी। ठीक है जी। तीसरी बात बेटा, वो मिलिट्री का या पुलिस का बेटा ट्रांसफर रेलवे के थ्रू कराते थे, मतलब traveling। ठीक है जी। अगर एक जगह पर मिलिट्री चाहिए तो वो सारा का सारा ट्रांसफर रेलवे के थ्रू कराते थे, क्योंकि थोड़ा फास्टर था। बैलगाड़ियां ही थी, इसके अलावा तो कोई बहुत अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे इंडिया में। ठीक है जी। राज करना था लंबे टाइम तक, तो उनको लगता था रेलवे तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। रेलवे नहीं होगी, मान लो इंडियंस ने इकट्ठे करके तुम्हारी थोड़ी सी आर्मी को बचा दिया, तो तुम वहां पर एडिशनल आर्मी डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, फिर तो भागना पड़ेगा देश छोड़ के। तो उनको यही था कि रेलवे डेवलप कर दो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई तो हम एडिशनल आर्मी तो डिप्लॉय कर पाएंगे किसी जगह पर। वो ये इंटरेस्ट अचीव कर रहे थे। और एक आखिरी बात, सबसे काम की बात बेटा, ब्रिटेन में ना रेलवे बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी उस टाइम पर, और एक अच्छे खासे प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री थी। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम इंडिया में शुरू कर देते हैं, इंडियन से ही पैसे निचोड़ लेंगे ट्रेवलिंग के, बहुत प्रॉफिट हम रेलवे इंडिया से भी कमा लेंगे। समझ आई बात? अब एक बार फटाफट से सारी बातें पढ़ दो। कमर्शियल इंटरेस्ट तो खैर मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है जी, बाकी सारी पढ़वा देता हूँ। ये पढ़ना फॉर मिलिट्री मोटिव। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सब पढ़ दो। ठीक है जी, बढ़िया आगे। अब वो, अब आखिरी के मुझे लगता है दो तीन क्वेश्चन ही मेरे पास बचते हैं। What were the main cause of India's agriculture stagnation during the colonial period? एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन की क्या वजहें थी वो बता दो। मेन वजह तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है जी, जो लैंड सेटलमेंट आपने इस तरीके से करी थी, मेन वजह तो वही थी। अगर और कोई वजह ढूंढनी है तो एग्रीकल्चर में ढूंढ लेना। लो प्रोडक्टिविटी की तो बात करोगे ही करोगे, तभी स्टैग्नेशन कंफर्म होगा। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करो, तभी 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The traditional handicraft industries were ruined under the British rule. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ था ब्रिटिश रूल में, क्या कारण थे? बेटा नोट्स में जो लिखे हुए हैं, कमाल की बात देख लो, 5 हेडिंग सेम है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। 5 हेडिंग नोट्स की, एनसीईआरटी में नहीं थी। मैंने कहा था मैं नोट्स में वो लिखवा रहा हूं जो चीजें आई हुई हैं, कहता हूं ना हमेशा, तो ये लो साबित कर रहा हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। कहते हैं क्रिटिकली अप्रेस सम ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कमियां लिखनी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद करो, दोनों अलग अलग बातें हैं, दो अलग बातें हैं। एक डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट चिपका ही दोगे, एक ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वो भी चिपका दोगे। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में ना लास्ट पॉइंट आता है कि पब्लिक सेक्टर ने पार्टिसिपेट तो किया, उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, कन्फाइंड था टू द पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स। इन्होंने उसको अलग हेडिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है जी, हमने भी पढ़ा था बेटा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं बना रहे, इन्होंने उसको भी अलग हेडिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये थोड़ा स्मार्ट मूव है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्होंने 4 हेडिंग बनाकर वही सब बातें क्लियर कर दी। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स मैंने इसी में चिपकाया हुआ है, ये वाली बात भी इसी में चिपकाई हुई है, और डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी चिपकाया हुआ है। इन्होंने क्या करा, जानबूझ के 4 हेडिंग क्रिएट कर दी। इसे स्मार्ट मूव कह सकते हो आप। 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है सीख सकते हो आप इनसे, कि कितना बढ़िया लिखा। 2 हेडिंग लिखने में और 4 हेडिंग लिखने में इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है। जब टीचर चेक करने बैठता है उसके इंटरेस्ट का फर्क आ जाता है बेटा।
क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के फीचर हैं, ये तो खैर हुआ है। Were there any positive contribution made by the British in India? Discuss। बहुत टाइम के बाद एक क्वेश्चन है लिखा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी बाबू, कल डिस्कस कर चुके हैं इनके पॉजिटिव। यूनिफिकेशन कर दिया था इन्होंने पूरी कंट्री का, क्योंकि ब्रिटिश रूल से भी पहले क्या था बेटा, राजाओं की रियासतें थी। मैं कहूं भैया इंडिया में 200 राजा बैठे हुए थे, तो तब भी तो इतने टुकड़े हो रखे थे। अगर इन्होंने पार्टीशन करा फिर भी 2 ही टुकड़े तो करे, उससे पहले भी तो 200 टुकड़े ही थे। तो इन्होंने उनको इकट्ठा करने का काम करा, ये तो अच्छा कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। मनी से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमें, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने हमें अच्छे दिए, एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन्होंने सिखाई। ठीक है ना, कुछ सोशल एवल्स थे बेटा वो इन्होंने खत्म करे, वो सती सिस्टम, ठीक है ना, याद हो, चाइल्ड मैरिज, ठीक है जी, और विडो री मैरिज ये इन्होंने प्रमोट करी, विडो री मैरिज। ठीक है जी, हेडिंग हेडिंग कंफर्म करा देता हूँ, ये यूनिफिकेशन की बात है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, मॉनेटरी सिस्टम, स्प्रेडिंग एजुकेशन, एरेडिकेटिंग सोशल लेवल्स, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कल कर चुके हैं बेटा ये सारी बातें। ठीक है जी, चैप्टर में रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।